बच्चों, कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम फुल मजे में होंगे। सो बच्चा लोग, आई सोनाली मलिक वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ जेई वाला, जहां बेटा हम इस इनक्रेडिबल माइंड मैप सीरीज में पढ़ेंगे आप लोगों को सबसे ज्यादा डरा देने वाला चैप्टर, जो कौन सा है बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट है। राइट, जब भी बच्चे ब्लॉक केमिस्ट्री की बातें करते हैं तो डर जाते हैं यार कि कैसे करें एस ब्लॉक, कैसे करें पी ब्लॉक। तो डरिए मत, आज आप एकदम प्यार कर बैठेंगे इस ब्लॉक से, क्योंकि हम उसे इतने प्यारे तरीके से पढ़ेंगे। राइट, पढ़ेंगे नहीं ये बोलूंगी, रिवाइज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट मोटिव माइंड मैप सीरीज का ये है कि बेटा आप फटाफट से अपना चैप्टर पढ़ें और आके एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लें थ्रू दिस माइंड मैप सीरीज। बेस्ट एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो मेरा एक सजेशन है, चाहिए पहले क्लास नोट्स डाउनलोड कर लीजिए पीडब्ल्यू ऐप से, उसे अपने आगे खोल के बैठिए। राइट, खोल के बैठिए, साथ साथ मैं पढ़ाती जाऊंगी, देखते जाइए अच्छा 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 ऐसे है, ये है, ये है। राइट, और कुछ लगता है कि मैम ने एडिशनल बताया तो छोटा सा पॉइंट बना के वहां लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि बेहतरीन तरीके से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। बेटा मैं इस ब्लॉक को कैसे पढ़ाती हूँ कंपैरिजन की फॉर्म में। बेस्ट तरीका है कि ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल और ग्रुप 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपैरिजन करते करते बच्चों को फुल चैप्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ा दो। दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन की फॉर्म में रिवाइज करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर उसे कुछ टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लाइक सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा एटॉमिक प्रॉपर्टीज किस किस की, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। कंपैरिजन की फॉर्म में सारी प्रॉपर्टीज फटाफट से कवर कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितनी भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, बेहतरीन तरीके से क्विकली हम उन्हें रिवाइज करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो केमिकल रिएक्शन, जिसका बच्चों को सबसे ज्यादा डर होता है। आज इतनी प्यारी ट्रिक्स मिलेंगी कि फटाफट से तुम उन रिएक्शंस को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जेई में, जो क्या है, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, वो पढ़ेंगे। और यहां पर मैं तुम्हें सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इतने प्यारे तरीके से बता के जाऊंगी कि तुम सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चुटकी बजाते हुए। ठीक है, चलिए सो बेटा हम बात करें अगर हमारी ब्लॉक केमिस्ट्री की, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और देखो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में जा रहा है। जिस सबशेल में जाएगा उसी ब्लॉक को तुम्हारा एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस सबशेल के अंदर जाएगा। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है मेरा बेटा कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट एस सबशेल के अंदर, माने बाहर वाला एस सबशेल। राइट, अब मेरे को इतना तो पता है बेटा कि एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल आ सकता है, एक ही ऑर्बिटल आ सकता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल बोलते हैं। राइट, तो एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल आ सकता है, जो क्या हो जाएगा बेटा, एस ऑर्बिटल। और हमें अच्छे से पता है एस ऑर्बिटल माने एक डब्बा, और एक डब्बे में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिनकी स्पिन क्या होती है, ऑपोजिट। राइट, तो यहां पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो क्या लिखोगे, कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। राइट, अब क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यही रीजन है कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप आते हैं। कौन कौन से, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है जी, 2 ग्रुप आएंगे किसके अंदर बेटा, हमारे एस ब्लॉक के अंदर। क्लियर है ये बात, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, यहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा, यहां से स्टार्ट हो रहा है रिवीजन। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो आगे के लेक्चर में मजा आ जाए। तो फटाफट से देखो, ग्रुप 1 को याद करने का लिमोनिक्स क्या पढ़ रहे हो बचपन से, सिंपल सा है, मैंने लिख दिया है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। राइट, तो यहां से क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। याद रखिएगा फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है, इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा हमने नहीं पढ़नी क्योंकि ये तहलका मचाता है। आगे चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। राइट, तो यही से क्या होता है,
बेरिलियम यानी बेटा, मांगे यानी मैग्नीशियम, कार यानी कैल्शियम, स्कूटर यानी स्क्रॉन्शियम, बाप यानी बेरियम, राइट। ठीक है मेरा बेटा, स्क्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, राइट। सो ये हो गए हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। ठीक है जी, चलिए। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब बेटा ग्रुप 1 वालों को बोलते हो एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हो इनको? एल्कली मेटल्स बोल देते हो, राइट। सो दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। क्यों बोलते हो? सिंपल सा लॉजिक मैम, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं और उसी वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोलते हैं मैम? एल्कली। माने बेस और एल्कली में आज की बात हम क्या डिफरेंस बोलेंगे मैम? बेस तो बहुत होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है वो एल्कली होता है, और ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हुई? ठीक है, राइट। तो इन्हें क्या बोलेंगे? एल्कली मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। वही अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, इनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, राइट। क्या बोलोगे इनको? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलोगे। राइट अब बेटा इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलने का क्या कारण है? सिंपल सा लॉजिक है क्या, कि ये भी वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, इसीलिए हमने क्या बोला? एल्कलाइन। लेकिन ये सारे के सारे अर्थ क्रस्ट पे भी फाइंड आउट करे जाते हैं, तो वहां से हमारा वर्ड आया अर्थ, राइट। तो ये रीजन है कि इन्हें क्या बोल देते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल देते हैं, राइट। तो क्या बोलोगे? ये जो है हमारे सारे के सारे वाटर सॉल्युबल बेसेस बनाते हैं, माने इनके जो हाइड्रोक्साइड है वो एल्कलाइन होते हैं, राइट। और ये सारे के सारे अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक हो गया, ठीक है। अब इस डेफिनेशन में हमारे सारे के सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट फिट नहीं करते। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, बेरिलियम डेफिनेटली आपने पढ़ा है क्या, कि ग्रुप 2 का एलिमेंट तो है, लेकिन उसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते, राइट। तो माने इस डेफिनेशन में बेरिलियम जी नहीं आ रहे थे। उसका लॉजिक आपने पढ़ लिया था। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेरिलियम के क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, राइट। तो क्यों नहीं है बेटा ये? क्योंकि एक्चुअल में हम क्या चाहते थे कि हाइड्रोक्साइड बेसिक हो, बाकियों के हाइड्रोक्साइड बेसिक है, वहीं से वर्ड आ गया एल्कलाइन, राइट। लेकिन इसके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड एल्कलाइन नहीं है, वो क्या है? वो एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो यही रीजन है कि डेफिनेटली हमारा नहीं आने वाला इस ग्रुप के अंडर, अगर हम डेफिनेशन बोले क्या? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ठीक है। सो क्या बोलोगे? हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। चलिए बहुत है, बढ़िया, ठीक है। चलो सो बेटा यहां से हमने सीख लिया कि इनको हम क्या क्या बोलते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब बात फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिवाइज करने की आ गई। तो राजे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप क्या करते हैं? पहले लिख लेते हैं इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर्ट गैस कौन सी? जिस पीरियड में एस ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है उसके ऊपर वाले पीरियड की इनर्ट गैस, ठीक है। सो यहाँ क्या हो जाएगी? इनर्ट गैस प्रीवियस पीरियड वाली, राइट। और एनएस में बेटा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या 2 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। एम आई क्लियर? राइट। अब बेटा इस अकॉर्डिंग अगर मैं लिथियम की बात करूं, किसकी बात करूं? ध्यान से देखिए, लिथियम की बात करूं तो बेटा यहां पर लिथियम जो है वो आता है सेकेंड पीरियड के अंदर, राइट। तो फर्स्ट पीरियड वाली नोबल गैस कौन है? वो है मेरा बेटा हमारी हीलियम। कौन है? हमारी हीलियम जी है, राइट। तो यहां पर क्या लिख दोगे आप? हीलियम लिख देंगे, राइट। और एन होता है पीरियड नंबर। अब ये सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सो ये हो गया 2s1। इसी तरीके से नोबल गैस लिखते रहिए, एन की वैल्यू बढ़ाते रहिए, सिंपल है, फाइन। सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडन, ठीक है। सो ये हमने सारी की सारी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया तरीके से क्या करी है बेटा? लिख ली है। सिमिलर तरीके से ग्रुप 2 वालों की लिख लीजिए। क्या आ जाएगा बेटा? हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन
4s2, क्रिप्टन 5s2, xenon 6s2 और रेडन 7s2। ठीक है, सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, रेडन की हेल्प से हमने इनकी क्या लिख ली बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। फाइन, सो इस तरीके से हमें फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ चुकी है। ठीक है जी, चलिए, सो हमें यही सीखना था, हमने क्विकली सारी चीजें सीख ली है। फाइन, चलिए अब बढ़ते हैं आगे मेरा बेटा। अब देखिए, एक छोटा सा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि आप जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, वो फ्रांशियम और रेडियम की नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों तहलका मचाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है जी, चलिए, सो अब आ जाते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज की तरफ। फटाफट से भगते भगते मैंने छोटे में बेटा लिखा है ताकि आप फटाफट से क्विकली रिवाइज कर पाए। सबसे पहला आता है बेटा एटॉमिक या आयनिक रेडियस। तो याद रखिएगा कि जो एटॉमिक रेडियस है, आप सबको पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हमें पता है क्या कि एटॉमिक रेडियस जो है बेटा क्या होता है, Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माने ये महाराज जी बढ़ेंगे तो ये महाराज जी डिक्रीज हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट। यही रीजन है कि लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में मूव करते हैं, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है, तो आपका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या करता है मेरा बेटा जी, डिक्रीज हो जाता है। माने आपके जो ग्रुप 1 वाले हैं, सबसे लेफ्ट वाले हैं ना मेरा बेटा, तो उनका साइज एक पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, एक्सेप्ट अगर हम उनका कंपैरिजन करें किसके साथ, नोबल गैसेस के साथ, राइट। क्योंकि नोबल गैसेस के केस में वॉन डेर वाल रेडियस मेजर होती है, तो डेफिनेटली उनसे तो कम ही होता है, लेकिन अपने पीरियड में हाईएस्ट होता है। ठीक है, और ग्रुप 2 वाले राइट पर लाई कर रहे हैं, ग्रुप 1 वाले लेफ्ट, तो लेफ्ट टू राइट क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, तो यही रीजन है कि ग्रुप 1 वालों का जो साइज है ग्रुप 2 वालों से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात करूं तो टॉप टू बॉटम क्या होता है मेरा बेटा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। चाहे ग्रुप 1 की बात करूं चाहे ग्रुप 2 की बात करूं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, आपका जो एटॉमिक रेडियस है क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहां पर, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस या रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है, अब बेटा आपको पता है एग्जामिनर इतना पागल तो है नहीं कि छोटे छोटे सवाल पूछे। वो क्या बोलेगा, वो तुम्हें बोलेगा ठीक है तूने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन कर दिया, तूने टॉप टू बॉटम बता दिया, ठीक है, माने तूने अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप एक्सप्लेन कर दिया। मैं ये नहीं पूछ रहा तुझसे, तू मुझे बता कि इंडिविजुअली माने एक एक एलिमेंट के एटॉमिक साइज को अगर मैं तुझे दूं तो तू कैसे लिखेगा। माने तू हर एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को इंक्लूड कर और क्या बता, साइज का ऑर्डर बता। माने तुम्हें कंप्लीट ऑर्डर देना होगा। इस केस में क्या करोगे, एक ट्रिक यूज करोगे जिससे मैं बचपन से याद करती आ रही हूं। क्या, सिंपल है, याद रखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो सबसे छोटे हैं वो है बेरिलियम बाबा। सिंपल सा लॉजिक है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, तो बेरिलियम जी सबसे छोटे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो चलिए, सो यहाँ पर बेरिलियम जी का सबसे छोटा होता है, उसके बाद आते हैं लिथियम जी, लिथियम जी के बाद मैग्नीशियम जी, मैग्नीशियम जी के बाद सोडियम जी, सोडियम जी के बाद कैल्शियम जी। ठीक है, माने सोडियम से ज्यादा किसका है, कैल्शियम का है। फाइन, इसके बाद क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है जी डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर आएंगे आपके पोटेशियम जी, माने बेरियम से ज्यादा पोटेशियम और पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम और रुबिडियम से ज्यादा क्या, सीजियम। माने तुम्हें ई बनाना है और एन बनाना है, तो इस ई और एन के बनाने में तुम्हें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। तो यहां से सबसे छोटा कौन सा हो गया, बेरिलियम, और सबसे बड़ा क्या हो गया, सीजियम हो गया। ठीक है, तो क्या बोलोगे बेटा, तुम बोलोगे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वाला इज बेरिलियम और लार्जेस्ट वाला इज सीजियम। ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये एटॉमिक साइज का है। अब एटॉमिक साइज और आयनिक साइज में क्या फर्क है, एटॉमिक में बेटा तुम एटम्स कंसीडर करते हो, आयनिक में तुम आयंस कंसीडर करते हो। सिंपल सा लॉजिक है। तो आयनिक रेडियस का भी यही ओवरऑल ऑर्डर है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या, कि अगर मैं एटॉमिक साइज को कंपेयर करूं तो मैग्नीशियम का लिथियम से ज्यादा है, राइट। क्या लिखूंगी मैं लिखूंगी कि इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं, और यही इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यही आएगा, एटॉमिक साइज क्या है, मैग्नीशियम का लिथियम से ज्यादा है, राइट। लेकिन आयनिक साइज में क्या होता है, आयनिक साइज में उल्टा होता है। आयनिक साइज की अगर हम बात करें
तो वो बेटा Li प्लस का ज्यादा होता है, वैसे तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है मैग्नीशियम 2 प्लस से। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है अच्छे से? ठीक है मेरे बच्चों, चलिए। सो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि लिथियम प्लस का मैग्नीशियम 2 प्लस से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पहले क्या चले थे तुम? पहले चले थे बेरिलियम से लिथियम से मैग्नीशियम, अब क्या चलोगे? बेरिलियम से मैग्नीशियम से लिथियम। समझ गए फर्क? राइट, चलो। सो ये हो गई हमारी साइज की बात है। अब साइज पर एक चीज डिपेंड करती है मेरा बेटा, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अब एक चीज फटाफट से याद करो, मेटालिक बॉन्डिंग। तुमने पढ़ा था कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है मेटल एटम्स के बीच में, उतना ज्यादा क्या होता है बेटा? मेटल हार्ड होता है। एट द सेम टाइम उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अब अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो वो डिपेंड करेगी किस पर? मेटालिक बॉन्डिंग पे, राइट। तो हमने आता क्या है कि बताओ कौन ज्यादा हार्ड है, तो हम बोलेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग से डिसाइड करेंगे, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? हार्डनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है बच्चों? राइट, चलिए। अब बेटा हमें पता है कि हार्डनेस जितनी ज्यादा मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। तो इसका मतलब यह है कि मेटालिक बॉन्ड किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अगर हमें वो पता चल जाए तो हार्डनेस भी क्या करेगी? ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर, एक है साइज, दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा होती है क्या? मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, राइट। माने मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होती है? मेटालिक बॉन्ड होती है। माने स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, राइट। तो अब खुद सोच के देखिए, अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करूं तो ग्रुप 2 वालों का जो साइज है वो छोटा है, राइट। ग्रुप 2 वालों का साइज क्या आपने अभी देखा? छोटा है। एट द सेम टाइम उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा है ना। ग्रुप 2 वालों में 2 है, ग्रुप 1 वालों में 1 है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग किसकी होगी? ग्रुप 2 वालों की। तो ग्रुप 2 वाले क्या हो जाएंगे? हार्डर हो जाएंगे किसके कंपैरिजन में? ग्रुप 1 वालों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे बेटा? सिंपल सा लॉजिक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर harder than alkali metals। ठीक है, वही बेटा सॉफ्ट कौन ज्यादा हुआ? ऑब्वियस ही बात है, अगर ये जो महाराज जी हैं ग्रुप 1 वाले कम हार्ड है तो ये ज्यादा सॉफ्ट होंगे। फाइन, तो ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सिल्वरी वाइट अपीयरेंस होती है, सॉफ्ट होते हैं। यही रीजन है कि बेटा ये मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से तुम इन्हें थिन शीट्स में काट सकते हो, एट द सेम टाइम इनकी वायर्स बना सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा रीजन है व्हाई दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। आ सकता है इसीलिए बता दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो क्या है मेरा बेटा? तुम्हारी मेटालिक बॉन्ड का ऑर्डर और हार्डनेस का ऑर्डर और ओवरऑल साइज का ऑर्डर जो आ सकता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो इस पार्ट से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी की तरफ, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उससे ज्यादा उससे जो निकलने वाली चीज है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या। लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा तुम्हें पता है गैशियस एटम से अगर तुम्हें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसका गैशियस कटायन बनाना है तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगती है वही क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बेटा जो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है वी नो दैट क्या होती है? जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी is directly proportional to Z effective and inversely proportional to atomic radius or atomic size। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं बात करूं तुम्हारे ग्रुप 2 वालों की, लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों फैक्टर ही किसको फेवर करेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी के बढ़ने को। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रुप 2 वालों की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, या ज्यादा करेक्टली बोलो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, माने जो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? ग्रुप 2 वालों की ग्रुप 1 वालों से ज्यादा होगी, राइट। अब टॉप टू बॉटम बात करूं, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा? दोनों ग्रुप्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा जी डिक्रीज करेगी, राइट। क्योंकि अगर ये बढ़ेंगे तो इन्हें क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा, राइट। तो टॉप टू बॉटम क्या मानोगे? आयनाइजेशन एनर्जी
डिक्रीजेस। एम आई क्लियर? ठीक है, अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन आने का है वो ये फर्स्ट आयनाइजेशन का नहीं है, सेकंड का है। हमें पता है कि अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम लूं, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, बाकियों को भी तुम ऐसे ही कंपेयर कर सकते हो। सोडियम ग्रुप 1 का है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैम ने बोला क्या कि ग्रुप 2 वालों की ज्यादा होगी, माने मैग्नीशियम की क्या होगी, सोडियम से ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो देखो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, सोडियम में अगर तुम्हें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट, तो पहला इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो कैसे निकलेगा, नियॉन 3s1 से पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया जो 3s1 में था। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना पड़ेगा बेटा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, जिसके लिए भयंकर एनर्जी लगेगी। इसीलिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, सोडियम की मैग्नीशियम से ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो यहां क्या होगा, Ie2 क्या होगी, सोडियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, राइट। तो इसका मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 वालों की ग्रुप 2 से ज्यादा होती है और यही इंपॉर्टेंट है। चले आगे, चलिए अब बेटा मुझे पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रही है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ ना मेरा बेटा कि एक्सट्रीम लेफ्ट वालों का Z इफेक्टिव कम होगा, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट वाला ब्लॉक S ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी बाकियों से कम होगी, माने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। यही रीजन है कि वो दो प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, कौन कौन सा, फ्लेम टेस्ट बेटा, और क्या शो कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा अगर हम बात करें किसकी, आपके फ्लेम टेस्ट की, तो ध्यान से सुनिए। फ्लेम टेस्ट बेटा क्या होता है कि आप एक प्लाटिनियम वायर लेते हैं, उसमें आपने एल्कली मेटल्स का सॉल्ट डाला, उसे आपने फ्लेम में इंट्रोड्यूस करा। अब एल्कली मेटल्स में होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, फ्लेम से विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी में जाएगा, फिर लोअर में आएगा, क्योंकि हायर में तो अनस्टेबल होता है, तो लोअर में आके जो एनर्जी एमिट करेगा उसकी करस्पॉन्डिंग उसका फ्लेम में कलर दिखेगा। अब हर एक मेटल के करस्पॉन्डिंग कलर क्या आएगा, अलग आएगा, राइट। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि आपको कलर दे देगा और बताओ, बोलेगा कि बताओ कौन सा मेटल है जो ये कलर दे रहा है, समझ पा रहे हो, राइट। तो अब देखो अगर तुम्हारा यहां पर मेरा बेटा मेटल आता है लिथियम, तो लिथियम देता है क्रिम्सन रेड, सोडियम देता है गोल्डन येलो, पोटेशियम देता है वायलेट, रुबिडियम देता है रेड वायलेट। वहीं आप बात करें रुबिडियम के बाद वाला सीजियम, ये क्या देता है बेटा, छुप गया है, लिख लो, ब्लू देगा। क्या देगा बेटा जी, ब्लू देगा, पीपीटी मिलेगा, देख लेना, राइट। अब आ जाओ ग्रुप 2 वालों पे, बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते, क्यों नहीं देते, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा, माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल में ही नहीं जा पाता, तो फ्लेम टेस्ट कैसे देंगे। वही अगर हम बात करें कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम और बैरियम की, ये फ्लेम टेस्ट देते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ही हो रही है, राइट। सो कैल्शियम देता है ब्रिक रेड, वहीं हम बात करें स्क्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड या ब्लड रेड, दोनों माने जाते हैं, दोनों चल जाता है। वही बेरियम की बात करें तो बेरियम कौन सा कलर देता है बेटा, एप्पल ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो ये येट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है रिगार्डिंग द फ्लेम टेस्ट। वहीं अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि मेटल के सरफेस पे जब हमारी एक मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आके गिरे, तो उस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट होके निकले। अब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्ट होके निकल सकते हैं, राइट। अब बेटा अगर हम बात करें ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 2 वालों की बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली ज्यादा है। यही रीजन है कि इनके केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता। ग्रुप 1 वालों की कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख जाता है। लेकिन इसमें भी एक है जो नहीं देता, कौन, लिथियम। तो क्या लिखोगे, लिथियम नहीं देगा ग्रुप 1 में, बाकी सारे देंगे, और ग्रुप 2 में कोई नहीं देगा। रीजन सिंपल सा है बेटा, लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी ना राजा, साइज छोटा है इसलिए नहीं देता है। अब सीजियम की तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है, माने वो तो बहुत ही प्यारा क्या देगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। यही रीजन है सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज करा जाता है, और ये क्वेश्चन बहुतों बार आ चुका है, राइट। क्या होता है, सीजियम को कहाँ यूज करा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, क्योंकि बढ़िया सा क्या दिखा देता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 2 से 3 बार आ चुका है बेटा जेई में, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है,
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी हाइड्रेशन एनर्जी, येट अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हमें पता है बेटा जो भी तुम्हारे सॉल्ट होते हैं जब तुम उन्हें पानी में डालते हो तो वो अपने कटायन और अनायन बनाते हैं। अब पानी में 1 मोल कटायन के अराउंड जब हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, राइट। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? हाइड्रेशन बोलते हो। और ये हाइड्रेशन कौन सी इंटरैक्शन की वजह से होती है बेटा? आयन डाइपोल। हमें पता है लिथियम पॉजिटिव है तो वाटर क्या करेगा? ऑक्सीजन की साइड से आके इसको सराउंड कर लेगा, राइट। माने कौन सी साइड से सराउंड करेगा? ऑक्सीजन की साइड से। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब 1 मोल आयन की हाइड्रेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है वही होती है हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होता है उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है और उतना ही ज़्यादा हाइड्रेटेड आयन का बड़ा साइज होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बेटा हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन, उतनी ज़्यादा क्या निकलेगी? हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, राइट। तो अब बेटा हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयन के चार्ज के ऊपर। माने आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होता है उतनी ज्यादा क्या निकलती है? हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है। क्लियर है ये बात? ठीक है। और बेटा जितना ज्यादा आयन का साइज छोटा होता है उतनी ज्यादा क्या निकलती है? हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है। ये बात आप याद रखेंगे। अब अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करूं तो बेटा ग्रुप 2 वालों पर चार्ज ज्यादा है, +2 होता है, हम सबको पता है, क्योंकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एट द सेम टाइम उनका साइज भी छोटा है, ठीक है। तो डेफिनेटली सी बात है ग्रुप 2 वालों की हाइड्रेशन एनर्जी ग्रुप 1 वालों से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं थ्रू आउट द ग्रुप की बात करूं तो बेटा अगर मैं ग्रुप 1 के कैटायंस ले रही हूं, ये ग्रुप 1 के कैटायंस है, लिथियम का साइज हमें पता है सबसे छोटा है, तो जिसका साइज सबसे छोटा उसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, राइट। इसीलिए देखो लिथियम की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है और उसका हाइड्रेटेड साइज सबसे ज्यादा है पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से उसकी मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ क्या हो रही है? हाइड्रेशन हो रही है बेटा, राइट। तो टॉप टू बॉटम क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन घट रही है, हाइड्रेशन एनर्जी घट रही है, राइट। सो लिथियम का सबसे ज्यादा, सीजियम का सबसे कम। क्लियर है? अब क्योंकि लिथियम की सबसे ज्यादा हाइड्रेशन होती है तो यहां से अब सवाल बनता है, एनसीईआरटी ने लिखा है लिथियम की सारे सॉल्ट्स जनरली हाइड्रेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है। और 2 सॉल्ट्स जिनका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है वो है LiCl.2H2O और Li2CO3.2H2। Am I clear? ठीक है, राइट। अब सवाल आता है साइज के ऊपर। अगर मैं नॉर्मली कैटायंस के साइज को कंपेयर करूं तो बताओ टॉप टू बॉटम साइज क्या करेगा? बढ़ेगा, राइट। माने जनरली लिथियम से ज्यादा साइड सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन वही अगर मैं एक्वस सोल्यूशन में बात करूं तो एक्वस सोल्यूशन में तो लिथियम की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, तो बेटा यहां पर तो हाइड्रेटेड कैटायन का साइज सबसे बड़ा होगा। यही रीजन है कि एक्वस सोल्यूशन में लिथियम का साइज सबसे बड़ा है और सीजियम का क्या है? सबसे छोटा है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। अब सुनो, जितना भारी कैटायन पानी में उतना ही धीरे चलेगा, उतनी ही कम उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या है कि जिसकी हाइड्रेशन कम है वो ज्यादा मोबाइल है। क्लियर है ये बात? और उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा सीजियम की हो जाएगी। लिख लो यहां पर क्या आएगा? Na+ एक्वस, फिर सीजियम प्लस एक्वस। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके ऊपर जेई में सवाल आया हुआ है, आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी, तो क्या करेगी? डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी। अब आ जाइए बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम यानी ग्रुप 2 वालों पे। तो देखो ग्रुप 2 वालों की एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है ग्रुप 1 वालों से। यही रीजन है कि सारे सॉल्ट्स एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड हैं और क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। क्या ये बात हमें क्लियर है? हाँ हमें क्लियर है। अब बेटा उसके बाद अगर हम बात करें हमारे ग्रुप 2 के सॉल्ट्स की तो सारे ही सॉल्ट्स हाइड्रेटेड होते हैं, लेकिन जिनका जिक्र एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली कर रखा है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड। दोनों ही हेक्साहाइड्रेट्स की फॉर्म में रहते हैं, राइट। लेकिन अब इसी चीज से एनसीईआरटी ने एक और बात कही जो तुम्हें पता होगी,
लिथियम इज द ओनली वन जो हाइड्रेट होता है या जिसके हाइड्रेटेड सॉल्ट एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप 1 के अंदर। अगर आप बाकियों की बात करें ना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके सॉल्ट हाइड्रेटेड नहीं होते। तो एनसीईआरटी ने इसे लिखा कैसे है, उसने बोला है कि मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड तो हेक्साहाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड्स हेक्साहाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, राइट। माने KCl और NaCl हाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखिए, जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। अब मुझे पता है ग्रुप 2 वालों की ज्यादा बढ़िया मेटालिक बॉन्डिंग है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, राइट। अब बेटा टॉप टू बॉटम क्या करता है, ग्रुप 1 में अगर मैं बात करूं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, राइट। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या, सबसे ज्यादा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। क्या ये बात आप सबको क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए हाँ या ना। ठीक है मेरा बच्चा, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट किसके अंदर, ग्रुप 2 के अंदर। तो ग्रुप 2 के अंदर भी होना तो यही चाहिए था, टॉप टू बॉटम क्या करना चाहिए था मेरा बेटा, हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करना चाहिए था, राइट। माने बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर डिक्रीज होना चाहिए था, फाइन, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ऑर्डर यही रहता है, लेकिन मैग्नीशियम सबसे लास्ट में चला जाता है। माने मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है। ये रीजन है बेटा कि उसकी पैकिंग ना बहुत इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट पैकिंग होने की वजह से लैटिस अच्छे से पैक नहीं है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लो है। क्लियर है? तो क्या लिखोगे, यहां लिखोगे ड्यू टू अनयूजुअल पैकिंग, ड्यू टू अनयूजुअल पैकिंग। क्लियर है? चलिए आगे आ जाते हैं किसके ऊपर बेटा, डेंसिटी के ऊपर। तो देखिए डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, राइट। अब देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंपेयर करूं, ग्रुप 2 वालों का मास ज्यादा है, साइज छोटा है, माने वॉल्यूम कम है, माने डिनोमिनेटर कम है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तो डेंसिटी डेफिनेटली ग्रुप 2 वालों की ग्रुप 1 से ज्यादा है। अब विद इन द ग्रुप अगर आपको कंपेयर करना है तो विद इन द ग्रुप आप ये मान के चलेंगे कि मास ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है बेटा, मास ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो मास अगर ज्यादा डोमिनेटिंग है तो टॉप टू बॉटम तो मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो क्या होनी चाहिए, डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ग्रुप 1 का ये होता डेंसिटी का, होता है कि नहीं होता, होता। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम के बीच में। क्या कि सोडियम की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, पोटेशियम से ज्यादा होती है, राइट। क्या होगी, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा होगी, माने पोटेशियम सॉफ्ट होगा किसके कंपैरिजन में, आपके सोडियम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, लिथियम के बाद पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर रुबिडियम आएगा, फिर क्या आएगा, सीजियम आ जाएगा, राइट मेरे बच्चों। चलिए अब मेरा बेटा लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है। क्या है, लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है। एल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, यही रीजन है हम उन्हें कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन लिथियम को हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम है तो कैरोसिन ऑयल के सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, समझ रहे हो। तो यही रीजन है हम उसे पैराफिन वैक्स में रैप्ड करके रखते हैं। ये बात आप सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बता दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ ग्रुप 2 जो बिल्कुल तबाह है, इसको याद करने की मैंने ट्रिक बना रखी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि बेरिलियम से मैग्नीशियम से कैल्शियम तक डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। माने बेरिलियम और मैग्नीशियम की कैल्शियम से ज्यादा होगी, फिर क्या करती है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। माने स्क्रॉन्शियम और बैरियम की कैल्शियम से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए अब बेटा सिंपल सा बात है कि यहां पर डेंसिटी डिक्रीज क्यों करी, राइट। रीजन ये है कि यहाँ पर जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी है ना मेरा बेटा, वो बहुत ही लेस है। माने बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी बहुत इनएफिशिएंट होती जा रही है। इनएफिशिएंट होने की वजह से लैटिस क्या है, दूर दूर भाग रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है ये बात। वही अगर हम बात करें स्क्रॉन्शियम से बैरियम की तरफ, तो यहाँ क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी हाईली टाइट है, माने अच्छी है, तो आयंस पास पास, आयन पास पास, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी
इंक्रीज कर रही है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा कि कैल्शियम की हो जाएगी सबसे कम, सबसे ज्यादा बेरियम स्ट्रोंशियम की, और उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम की। चले बेटा जी, चलिए आगे आ जाते हैं हमारे रिड्यूसिंग नेचर के ऊपर। तो देखो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है? जो बेटा सबसे अच्छी ऑक्सीडेशन करे। और सबसे अच्छी ऑक्सीडेशन कौन करता है? जिसका हायर क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। माने रिड्यूसिंग एजेंट किसका सबसे अच्छा कौन होगा? जिसका क्या होगा? हायर एसओपी, या ये बोलो लोएस्ट एसआरपी। ठीक है, माने जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, सबसे ज्यादा नेगेटिव, वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसका दिख रहा है? ध्यान से देखो, लिथियम का, राइट। तो ये क्या है? ग्रुप 1 में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? वही अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रुप 2 का देखूं तो वो कम नेगेटिव है ग्रुप 1 वालों से। कम नेगेटिव होने की वजह से बेटा ये ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ग्रुप 1 के कंपैरिजन में, राइट। तो रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 से ज्यादा होगी। और अगर मैं ग्रुप 2 में बात करूं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है? बेरियम है। तो ग्रुप 2 का सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट ये है, राइट। क्या बोलोगे इसको? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन ग्रुप 2। लिथियम से तो कम ही होगा, लेकिन हाँ ग्रुप 2 में क्या है? बढ़िया, हाईएस्ट है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या है बेटा? ड्राई एयर के साथ हमारा रिएक्शन। किसके साथ बेटा हमारा रिएक्शन? ड्राई एयर के साथ हमारा रिएक्शन। अब देखिए ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में फर्क क्या है? ड्राई एयर होती है बेटा O2 और N2, मॉइस्ट एयर होती है O2, CO2 और H2। हमारी एनसीईआरटी में ड्राई एयर है, माने O2 और N2 के साथ रिएक्शन है। तो याद रखिए जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप 2 वाले, वो ड्राई एयर यानी O2 और N2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा? एक तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड और एक क्या बनाते हैं बेटा? मेटल नाइट्राइड। क्लियर है ये बात? अब बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अगर मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करूं तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है ड्राई एयर की तरफ। सिंपल सा लॉजिक है, इनके सरफेस पे क्या होता है बेटा? एक लेयर होता है ऑक्साइड का, माने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना होता है इन्हीं की ही ऑक्साइड का इनके सरफेस के ऊपर, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा कम होती है। क्लियर है ये बात? राइट। तो बेटा आप इनको डायरेक्टली तो रिएक्शन नहीं करवा सकते ड्राई एयर के साथ, लेकिन अगर आप इनको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ सकती है, राइट। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम पाउडर्ड फॉर्म में ही रिएक्ट करेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है, राइट। यहां से क्या आ सकता है? हमारा क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? तो हमने लिखा हमारा मैग्नीशियम पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्ट कर जाएगा। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई है? राइट। और रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? एक तो बनाएगा नाइट्राइड और एक ऑक्साइड। क्लियर है ये बात कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। चलिए अब बेटा अब आ जाओ किन के ऊपर? तुम्हारे एल्कली मेटल्स। तो देखो एल्कली मेटल्स जब ड्राई एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो केवल मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल नाइट्राइड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते बेटा? सिंपल है, ठीक है, लॉजिक सिंपल है। लैटिस एनर्जी जो होती है नाइट्राइड की इतनी स्टेबल नहीं होती, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है लिथियम का। लिथियम जो है वो रिएक्ट करता है ग्रुप 2 वालों के जैसा, माने लिथियम नाइट्राइड बना सकता है। तो यहीं पर मैंने इसलिए क्या लिख दिया है? एक्सेप्ट लिथियम। माने लिथियम अगर एयर के साथ रिएक्शन करे तो वो जो है हमारा ऑक्साइड और नाइट्राइड बना सकता है, राइट। क्यों बना सकता है लिथियम नाइट्राइड? क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा हाई लैटिस एनर्जी है और वो स्टेबल है, ठीक है। लेकिन बाकी ग्रुप 1 वाले नहीं बना सकते। इनफैक्ट ये जेईई मेंस में आया भी हुआ है कि ऐसा कौन सा हमारा एल्कली मेटल्स है जो एयर के साथ रिएक्ट करने पे नाइट्राइड बनाता है? तो उसका आंसर है सिंपल सा लिथियम, ठीक है। वही इसकी जगह तुम कोई और ले लो, सोडियम पोटेशियम ले लो, तुम्हारा मन ना माने तो इसमें क्या होगा बेटा? केवल और केवल
ऑक्साइड ही बनेगी, नाइट्राइड नहीं बनेगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? नेक्स्ट है रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है मेरा बेटा? ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स। लेकिन ऑक्साइड कौन सा बनेगा? जब एक्सेस लोगे वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। देखो लिमिटेड ले रहे हो तो लिमिटेड लेने पर तो क्या होगा, तुम्हें पता है कि ऑक्साइड्स में O2 माइनस होता है, एल्कली मेटल्स M प्लस, एल्कलाइन M2 प्लस, तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख सकते हो। ये लिमिटेड में कॉन्सेप्ट बढ़िया चलता है, लेकिन जहां एक्सेस आती है वहां पर हमारा दिमाग की सिट्टी बिट्टी क्या हो जाती है? गुल हो जाती है, राइट। तो इसके लिए एक लॉजिक सिखा रही हूँ, वो लॉजिक सीखो। लॉजिक ये है कि रिएक्शन रटो मत। किनके? एस ब्लॉक के। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे रिएक्शंस में जो मेटल है ना वो M प्लस की फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, माने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, M प्लस के टायन बनाते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन इजीली कब लूज हो सकता है? वो इलेक्ट्रॉन तब इजीली लूज हो सकता है जब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो? कम हो। ठीक है, तो मानिए अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ग्रुप 1 वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा है ग्रुप 2 वालों से। क्या रीजन है? आयनाइजेशन एनर्जी कम है यार। समझ रहे हो? ग्रुप 1 वालों की रिएक्टिविटी क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? ग्रुप 2 वालों से ज्यादा है। सिंपल लॉजिक। क्या बेटा? हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। अब वही अगर मैं बात करूं टॉप से बॉटम, अब देखो टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, माने टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी की एक्सटेंट होगी मेटल के ऑक्सीजन के साथ वो बढ़ेगी। ठीक है, ऑक्सीजन क्या किसी के भी साथ रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है, अब मुझे चुटकी बजाने वाली मैडम मत बोला जब भी मैं कोई पॉइंट बताती हूँ तो आई विल हैव इट। ओके, चलो चलिए अब आ जाते हैं मेरा बेटा रिएक्टिविटी के साथ ग्रुप 1 और ग्रुप 2। देखो तुम्हें 3 तरीके के ऑक्साइड्स पढ़ने हैं। एक पढ़ने हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, एक पढ़ने हैं पेरोक्साइड्स, एक पढ़ने हैं सुपर ऑक्साइड। पढ़े हुए हैं तुमने ऑलरेडी, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ऑक्साइड में जब तुम्हारा एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन तो वो O2 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्या है हमारा? ऑक्साइड, या बोलो नॉर्मल ऑक्साइड। दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड। क्लियर है? वही अगर हम बात करें O2 2 माइनस, ये क्या है? पर ऑक्साइड है। और वही अगर हम बात करें O2 माइनस, ये क्या है? सुपर ऑक्साइड है। क्या है बालको? सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, राइट। चलिए अब बेटा अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करूं तो अगर तुम लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई रखते हो तो ग्रुप 1 वाले और ग्रुप 2 वाले दोनों ही नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें पता है ग्रुप 1 वाले होते हैं M प्लस और ऑक्सीजन होता है O2 माइनस, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? M2O हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, क्या हो जाएगा? M2O। ठीक है, वही अगर मैं ग्रुप 2 वालों की बात करूं तो ग्रुप 2 मुझे पता है कैसा होता है? M2 प्लस और ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड O2 माइनस, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? MO हो जाएगा। बोलो, M2O2 तो नहीं हो सकता ना, MO ही होगा। क्लियर है? राइट। तो इसका मतलब लिमिटेड सप्लाई में ये क्या बना रहे हैं? हमारे नॉर्मल ऑक्साइड्स बना रहे हैं। मेटल क्या बना रहे हैं बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे हैं। अब वही तुमने ले ली एक्सेस में, वही ले ली एक्सेस में। तुम्हें पता है ग्रुप 1 वालों की रिएक्टिविटी ग्रुप 2 वालों से ज्यादा है, तो एक्सेस में लेने पर वो पेरोक्साइड्स भी बना सकते हैं, सुपर ऑक्साइड्स भी। क्या बना सकते हैं? पेरोक्साइड्स भी बना सकते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। फॉर्मूला समझना बहुत आसान है। ठीक है, मेटल एल्कली M प्लस, सुपर ऑक्साइड O2 2 माइनस, तो फॉर्मूला M2O2। ठीक है, सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MO2 हो जाएगा। लिख दिया है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब एल्कली मेटल्स का तो क्या सीन है कि अगर इनको एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन मिली तो ये सुपर ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स बना सकते हैं, राइट। लेकिन ग्रुप 2 वालों की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है ना मेरा बेटा ग्रुप 1 वालों से, तो इनकी जो औकात है ना वो पेरोक्साइड तक की है, माने ये क्या बना सकते हैं? केवल पेरोक्साइड तक ही बना सकते हैं। क्लियर है ये बात?
जल्दी से बता दो। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो सीखते हैं फटाफट से। हमें क्वेश्चन आएगा एक्सेस ऑफ एयर के साथ। लिमिटेड में तो नॉर्मल ही बनेगी, एक्सेस में पेरोक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स भी बन सकती है। अब क्वेश्चन आएगा एक्सेस में कौन कौन सा पेरोक्साइड बनाता है, कौन कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, जल्दी बताओ। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो सुनो, अगर हमारा एक्सेस ऑफ एयर है तो लिथियम मोनोऑक्साइड ही बनाता है। मोनोऑक्साइड बोले तो मतलब नॉर्मल ऑक्साइड, Li2O, ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें किसकी, सोडियम की, तो ये भाई जी बनाते हैं परऑक्साइड। और वही नीचे वाले रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है ना, तो क्या बना लेते हैं, सुपर ऑक्साइड्स, राइट। सो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेस ऑफ एयर के साथ क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विद एक्सेस ऑफ एयर फॉर्म द सुपर ऑक्साइड इन ग्रुप 1, तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। सो यहां आ जाएगा KO2, RbO2 और CSO2। अब फटाफट से ग्रुप 2 पर आओ। ग्रुप 2 के सारे मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एयर के साथ हमारा कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम पर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, पर ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, MO2 है ना, तो देखो क्या होगा, CaO2, CrO2 और BaO2। यहीं से सवाल आएंगे सबसे ज्यादा, इसलिए मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगर मैं नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करूं तो नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 में मैंने बताया था बेरिलियम के ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, राइट। तो बेरिलियम ऑक्साइड क्या होगा, ये हो जाएगा एम्फोटेरिक, ठीक है जी। और बाकी सारे हमें पता है क्या होते हैं बेटा जी, बेसिक होते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये तुमने पीरियोडिसिटी में ऑलरेडी भर लिया है। अब जो ऑक्साइड बेसिक है वो पानी में जाके क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी की सारी पानी में जाके क्या बना देंगी, हाइड्रोक्साइड बना देंगी। क्या बना देंगी बेटा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम का बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम का CaOH होल ट्वाइस, स्क्रॉन्शियम का SrOH होल ट्वाइस और बेरियम का BaOH होल ट्वाइस। क्या ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हाइड्रोक्साइड्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या करेगी, बढ़ेगी, राइट। सो लिखोगे क्या, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड तो एम्फोटेरिक है, बाकियों के हाइड्रोक्साइड्स में बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज्यादा होता है बेरियम का हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, बेरियम का हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक, लिख लो यहां पर क्या होता है, ये मोस्ट बेसिक। क्लियर है ये बात, चले आगे, चलो आगे आ जाओ। अब है रिएक्शन ऑक्साइड्स का वाटर के साथ। तो याद रखो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड तीनों पानी के साथ अलग अलग रिएक्शन करते हैं। आज से रट्टा बंद, कॉन्सेप्ट चालू, आ जाओ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब ये आता है क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट आपके जेई एडवांस 2020 में इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आया है। आयो देखते हैं। सबसे पहला है रिएक्शन किसका, सबसे पहला मेरा बेटा रिएक्शन है हमारे ऑक्साइड यानी नॉर्मल ऑक्साइड का, किसके साथ बेटा, पानी के साथ, राइट। आ जाइए, तो बेटा ध्यान से देखिए, अब आप क्या करेंगे, अगेन ऑक्साइड का रिएक्शन पानी के साथ, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखिए नॉर्मल ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो बेटा नॉर्मल ऑक्साइड क्या करती है, पानी के साथ अपना करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे कि मैंने क्या पिक करा, नॉर्मल ऑक्साइड में लिथियम के ऑक्साइड जो नॉर्मल है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करोगे बेटा, पानी के साथ। मैंने बोला था सारे रिएक्शंस एस ब्लॉक में तुम्हें कैटायंस की फॉर्म में कराने हैं। देखो Li2O में हमें क्या दिख रहा है, लिथियम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, Li+ और ऑक्सीजन O2- की फॉर्म में। वाटर क्या करता है, पोलर सॉल्वेंट होता है तो H+ और क्या दे देता है, OH-। अब देखो लिथियम प्लस पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले के साथ ही कंबाइन करेगा ना, तो मैंने क्या बनेगा, LiOH बन जाएगा, हाँ कि ना बोलो, राइट। वही बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, O2- और H+, ये मिलके पानी बनाएंगे। अब देखो यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, दोनों जगह तो पानी हो नहीं सकता, तो पानी को तुम प्रोडक्ट साइड में नहीं लिखोगे, ये रूल है, याद रख लो, रिएक्शंस याद रखने का, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ क्या बनेगा, पहले केस में नॉर्मल ऑक्साइड के केस में पानी के साथ हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, बस, ठीक है। अब आ जाओ बेटा पर ऑक्साइड। मैंने यहाँ ले लिया सपोज Na2O2 और वाटर। अब देखो Na2O2 में मेरे पास है पर ऑक्साइड आयन,
तो एक है Na+ और एक है O2-। क्लियर है? हाँ कि ना, जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तो मैम पानी तो जी पोलर है, तो ये क्या देगा? H+ देगा और OH- देगा। तो Na+ और OH मिलके क्या बना लेंगे? NaOH। राइट अब ध्यान से देखो, यहां तुम्हारे पास क्या है बेटा? परऑक्साइड आयन है, यानी O2 2- है। तो O2 2- और H+ क्या है? ध्यान से देखो, O2 2- और H+, अरे क्या बनाएंगे मिलके? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। राइट तो क्या बन जाएगा बेटा? यहां पर तुम्हारा प्लस H2O2 बनेगा। ठीक है, तो परऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड और पर ऑक्साइड। चले आगे, चलिए आगे बेटा हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड्स की। मस्त सा ट्रिक बताऊंगी, मजे से आएंगे। सुपर ऑक्साइड्स में सपोज मैंने ले लिया क्या? KO2। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ चल रही है? पानी के साथ। अब ये सुपर ऑक्साइड है तो क्या देगा? K+ और O2-। हाँ के ना, जल्दी बता दो। और पानी पोलर है तो H+ और OH-। K+ नेगेटिव वाले के साथ कंबाइन करेगा यानी OH के साथ, तो क्या बन जाएगा? KOH बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, H+ और O2 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? HO2। क्या बनाएंगे? HO2, जो क्या है? पानी की सुपर ऑक्साइड। यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2। सुपर ऑक्साइड्स में तुम पढ़ चुके होगे रिडॉक्स के अंदर आराम से। ठीक है, अब बेटा ये होती है अनस्टेबल। क्या होती है? अनस्टेबल। अनस्टेबल होती है तो ये अंडरगो करती है डिसप्रपोर्शनेशन। क्या अंडरगो करती है? डिसप्रपोर्शनेशन। किसके अंदर? H2O2 और O2 के अंदर। ठीक है, H2O2 में -1 होता है, यहाँ 0 होता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब मेरा बेटा यहां पर ओवरऑल प्रोडक्ट लिखोगे तो क्या होगा? एक होगा मेटल का हाइड्रोक्साइड, एक H2O2 और एक O2। अब जो ये एडवांस में क्वेश्चन आया था क्या, कि कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो O2 देता है, तो आंसर था पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो जेई एडवांस में आ चुका है कि विच ऑक्साइड लिबरेट ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोलिसिस, माने पानी के साथ रिएक्शन करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर कौन हमारा जो है निकाल रहा है? O2। तो क्या आंसर था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो एक सुपर ऑक्साइड है और हाइड्रोलाइज करने पर O2 निकालती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ। याद रखिएगा हाइड्रोजन के साथ चाहे ग्रुप 1 वाले हो चाहे ग्रुप 2 वाले हो, हाइड्राइड्स बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, सो हम लिखेंगे मेटल प्लस H2 फॉर्मिंग व्हाट? मेटल हाइड्राइड। अब हाइड्राइड माने आपका जो आयन है हाइड्रोजन वो है H- की फॉर्म में। कैसा होता है बेटा? हाइड्राइड में आपका जो आयन होता है वो होता है H- की फॉर्म में। राइट तो अब बेटा ग्रुप 1 वाले एल्कली मेटल्स वो तो M+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो M+ और H- MH हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या है इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला? MH है। वहीं ग्रुप 2 वाले तो M2+ और H-, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? MH2। राइट सो यहां फॉर्मूला आ गया MH2। याद रखिएगा लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम जनरली कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। पहले लिखो फिर समझते हैं। लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म्स कोवलेंट हाइड्राइड। सिंपल सा लॉजिक है, देखिए बाकी सारे आयनिक होते हैं, इनमें थोड़ा कोवलेंट कैरेक्टर होता है। सिंपल सा रीजन है बेटा, फजांस रूल ने बोला था कि एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर देखना है तो क्या करोगे? कटायन की पोलराइजिंग पावर देखोगे। जितना ज्यादा कटायन का साइज छोटा होता है उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होती है और उतना ही ज्यादा ही परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम का साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा? इनके जो हाइड्राइड्स हैं उनको हम कोवलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो कैसे? बाई हाई पोलराइजिंग पावर। स्मॉल साइज है तो क्या है? हाई पोलराइजिंग पावर है। ठीक है बेटा, राइट अब देखो तुमने जो ये हमारे हाइड्राइड्स बनाए ग्रुप 2 वालों के, माने एल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स H2 के डायरेक्ट रिएक्शन पर करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बना देते हैं, लेकिन बेरिलियम नहीं बनाता। माने अगर तुम सोच रहे हो Be और H2 से तुम BeH2 बना दोगे तो तुम मूर्ख हो बेटा, ये नहीं हो सकता।
वैसे तो कोई नहीं होता, लेकिन ये नहीं ही हो सकता, मूर्ख कोई नहीं हो सकता, बट ये रिएक्शन भी नहीं हो सकता, समझो, राइट? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेरिलियम की रिएक्टिविटी यार बहुत ही कम है उसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, तो डायरेक्ट वो H2 के साथ रिएक्ट नहीं करता। कैसे करेगा? बेरिलियम क्लोराइड के रिएक्शन को होना पड़ेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? बेरिलियम हाइड्राइड बनेगा। समझ पा रहे हो, राइट? तो BeCl2 और LiAlH4 के रिएक्शन से ही बेरिलियम हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी रटना नहीं है, आओ सिखाती हूँ। देखो, बेरिलियम क्लोराइड में कैसे लिखोगे इसको? Be2+ और Cl-, ठीक है। वही एल्यूमिनियम लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो Li+, Al3+ और H-, यही प्रेजेंट है मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बेरिलियम 2+ है, हाइड्राइड H- है, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? BeH2 बना देंगे। तो ये तो बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट जो तुम्हें चाहिए था। इसके बाद देखो, नेगेटिव है Cl- और पॉजिटिव है लिथियम और एल्यूमिनियम, तो दोनों क्लोराइड बनेंगे, मतलब LiCl भी बनेगा और AlCl3 भी बनेगा, याद रखना है ये। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेरिलियम हाइड्राइड की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी अलग है। क्या है? थोड़ी सी अलग है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक सॉल्ट्स। ठीक है, एस ब्लॉक के जितने भी सॉल्ट्स हैं आयनिक हैं, राइट? और आयनिक होने की वजह से बेटा जनरली इनमें जो हमारी इंटरैक्शन है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे रूम टेम्परेचर पर? सॉलिड की फॉर्म में। इनका एक आयनिक लैटिस होगा जिसमें कैटायन और एनायन सॉल्ट के अरेंज्ड होंगे, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, अब बेटा जितना ज्यादा जब भी तुम्हारा लैटिस बनता है उसके बनने में लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, उतना ज्यादा लैटिस स्टेबल होता है, उतना ज्यादा सॉल्ट कम सॉल्युबल होता है, राइट? माने सॉल्ट के बनने में जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी निकलती है ना बेटा, उतना ही कम क्या होती है? सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है, राइट? तो हम मानते हैं लैटिस एनर्जी क्या होती है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी के। समझे बूझे? ठीक है, सो क्या लिखोगे? लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब बेटा हाइड्रेशन एनर्जी, अब देखो जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज्यादा ही तो पानी में घुलेगा ना यार, सॉल्ट है ना। तो क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो सॉल्युबिलिटी के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे? अब निंजा फंडा सॉल्युबिलिटी प्रिडिक्ट करने का क्या, कि अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, हम मानेंगे सॉल्ट इनसॉल्युबल है, माने सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल, राइट? वही अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे? लैटिस एनर्जी से, हम मानेंगे सॉल्ट सॉल्युबल है। ठीक है, क्या है हमारा? सॉल्ट सॉल्युबल है। क्लियर है ये बात कि नहीं है? जल्दी बताओ, क्लियर है? अच्छा, अब एनसीईआरटी ने फंडा ये यूज किया, ये क्या है? फंडा बाई एनसीईआरटी, फंडा बाई एनसीईआरटी। ठीक है, ये क्या हमारा एनसीईआरटी का फंडा है। क्या है एनसीईआरटी का? ये फंडा है जो बहुत ही गंदा है, पर चलो कुछ नहीं होता है तो है। अच्छा, अब बेटा देखो, चाहे लैटिस एनर्जी हो चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो, समझ रहे हो? चाहे लैटिस एनर्जी हो चाहे हाइड्रेशन एनर्जी हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज बाई साइज के रेशो पे। माने जिस कैटायन का चार्ज ज्यादा है साइज कम है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों ही क्या होंगी? ज्यादा होंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जल्दी से बता दो, समझ पा रहे हो? राइट, क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए, अब मेरा बेटा हमें क्या फंडा लगाना है? ध्यान से देखो, हमें फंडा लगाना है ये वाला, डाउन द ग्रुप। ठीक है, तुम चले कहा? डाउन द ग्रुप। कहा? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। अब लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, अरे लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। तो क्या बोलोगे? अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज करी डाउन द ग्रुप तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? झक मार के भरेगी। क्या करेगी? झक मार के भरेगी। क्लियर हो गया? राइट, वही
डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, माने डाउन द ग्रुप अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब तुम बोलोगे मैम क्या कर रहे हो, आपने तो हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर दी और आपने तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज कर दी, तो फिर हम सॉल्युबिलिटी को कैसे प्रेडिक्ट करें। तो ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी बोलती है कि डाउन द ग्रुप दोनों डिक्रीज करेंगी, हाइड्रेशन भी डिक्रीज करेगी और लैटिस भी डिक्रीज करेगी, लेकिन इनमें से एक ज्यादा डिक्रीज करेगी। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। यह है एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बता दो। ठीक है, चलो अब आ जाओ मेरा कॉन्सेप्ट, राइट, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, सिंपल सा है। तुम देखोगे दो रूल्स, क्या देखोगे, दो रूल्स देखोगे। क्या देखना है भाई लोग, दो रूल। अब दो रूल में क्या क्या देखना है बेटा, क्या कि पहला रूल है या तो तुम्हारा अनायन बहुत बहुत बड़ा हो तुम्हारे कटायन से, जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सारे क्या है, बाइकार्बोनेट हो गया, ये बड़े अनायन है कटायन के कंपैरिजन में। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास लिथियम कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पर जो तुम्हारे ये कार्बोनेट है, ठीक है, बाइकार्बोनेट है, राइट, उनका साइज लिथियम प्लस से ज्यादा है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए पहले टाइप के सॉल्ट जिसमें अनायन बहुत बहुत बड़ा है कटायन से। तो याद रखना इनमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो हाइड्रेशन एनर्जी होता है। क्या होता है इनमें डिसाइडिंग फैक्टर, हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। वही हमारा कटायन अनायन का साइज बराबर है। अब तुम बोलोगे मैम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो याद रखो सिर्फ 3 ऐसे हैं जिनमें तुम्हें कटायन अनायन का साइज कंपेरेबल लेके चलना है। कौन कौन सा अनायन है, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, ये बोलते हो स्मॉल आयंस या स्मॉल अनायंस। इनमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, लैटिस एनर्जी। अब ये चीज फेल कहाँ होती है या एक्सेप्शन कहाँ आता है, एक ही जगह आता है, जो तुम्हें याद रखना है क्या कि जो एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं और बाइकार्बोनेट्स हैं। अब देखो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट तो बड़े अनायन है, बड़े अनायन है तो हाइड्रेशन एनर्जी को डोमिनेटिंग होना चाहिए था, मैंने उसके बेसिस पे सॉल्युबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी का फंडा नहीं चलता, यहाँ चलता है लैटिस एनर्जी का राज। यहाँ इस इलाके में लैटिस एनर्जी का राज है, समझ लेना ये बात। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ गए होगे, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा। चलो सो यहाँ पर लैटिस एनर्जी का चलता है, क्लियर है। चलो अब तुम बोलोगे मैम क्या बोले जा रहे हो, अभी समझा दूंगी क्या बोले जा रही हूँ, जरा एग्जांपल्स पे तो आओ। ऐसे होंगे सारे क्वेश्चंस, ऐसे जल्दी आओ। हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर हमने देखा कि हमें क्या करना है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है। तो देखो सबसे पहले हम मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स के केसेस में। ठीक है, तो ये ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स हैं। अब हाइड्रोक्साइड में अगर मैं अनायन देखूं तो अनायन इज OH माइनस। OH माइनस मैंने बोला क्या है, छोटा अनायन। क्या है, छोटा आदमी, अरे छोटा अनायन है, छोटा अनायन है तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी को देखने के लिए किस पर आओगे, देखो देखो देखो, लैटिस एनर्जी को देखने के लिए आओगे तुम कैटायन पर, क्योंकि अनायन तो सब में सेम है रे। किस पे आओगे, कैटायन पर। तो टॉप टू बॉटम कैटायन का साइज बढ़ रहा है, कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। माने यहां पर क्योंकि हाइड्रोक्साइड छोटा अनायन था, डिसाइडिंग फैक्टर लैटिस एनर्जी। किस पर आओगे, कैटायन के साइज पर आओगे, क्योंकि अनायन तो सेम है, उसी के साइज से लैटिस एनर्जी का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो माने हाइड्रेशन ज्यादा होगी क्योंकि डिक्रीज लैटिस में ज्यादा है, राइट। तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट सल्फेट्स। सल्फेट्स में क्या देखूंगी मैं बेटा, सल्फेट है बड़े वाला। सल्फेट क्या है, बड़े वाला। अब अगर सल्फेट बड़ा कैटायन है तो क्या होगा मेरा बेटा, डिसाइडिंग फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी। टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है यार, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। माने ये हो जाएगा क्या हमारा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो। आ गया। नेक्स्ट है नाइट्रेट, सेम कॉन्सेप्ट, बड़ा अनायन,
ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, तो ये हो गया ऑर्डर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए बेटा हाइड्रोक्साइड। सो हाइड्रोक्साइड में छोटा अनायन डिसाइडिंग फैक्टर लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, राइट। डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है क्योंकि कटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी मेरा बेटा? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो हमने पढ़ा क्या? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्या करेगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, राइट। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, अब यहां पर थोड़ा कॉशियस हो जाइए क्योंकि मैंने एक एक्सेप्शन बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट था। देखो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला, उसके बाद ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बोला था एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में क्या होता है बेटा? एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में डिसाइडिंग फैक्टर होती है लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी क्या करती है बेटा? डाउन द ग्रुप घटती है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। माने एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। एम आई क्लियर? क्या करेगी? डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट। अब कार्बोनेट है एल्कलाइन अर्थ मेटल के, तो ये वाला फंडा तो है नहीं, अब ये वाला फंडा है। अनायन बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर, हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, राइट। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और सेम फंडा लग जाएगा आपके नेक्स्ट बाइकार्बोनेट्स में, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्लियर है बच्चों? ये बात जल्दी बता दो, राइट। तो चलो सॉल्युबिलिटी का फंडा हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है? रिएक्शन विद हैलोजन। तो याद रखो बेटा, चाहे हमारे ग्रुप 1 वाले हो चाहे ग्रुप 2 वाले हो, सब के सब क्या करते हैं बेटा? मेटल के हैलाइड बनाते हैं। लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम साइज्ड होता है, तो इनके जो हैलाइड हैं, गलती से शायद मैंने हाइड्राइड बोल दिया, इनके जो हैलाइड हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? कोवलेंट, ठीक है। सो हमारा लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? कोवलेंट होते हैं नेचर में। क्या होते हैं? कोवलेंट, ठीक है। चलिए अब बेटा अगर मैं आपसे बात करूं आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैलाइड्स की, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। हैलाइड माने क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, राइट। तो यहां पर अगर एल्कली मेटल ग्रुप 1 वालों का रिएक्शन होता है हैलोजन से, तो जो हैलाइड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? उसका फॉर्मूला होगा MX, राइट। क्योंकि हैलाइड में हमारा जो हैलोजन है वो X माइनस की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है, और मेटल अगर ग्रुप 1 वाला है तो M+ हो सकता है, ग्रुप 2 वाला है तो M2+ होता है। तो ग्रुप 1 वाले का हैलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा MX, और ग्रुप 2 वाले का क्या हो जाएगा? यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल का MX2, ठीक है। M क्या है आपका? कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, राइट। अब मेरा बेटा अगर हम स्पेसिफिकली एनसीईआरटी की बात को याद करें, तो एनसीईआरटी ने जो ज्यादा फोकस डाला है वो डाला लिथियम के हाइड्राइड पर, उसने लिथियम के हैलाइड पर। उसने बोला है कि जो लिथियम के हैलाइड्स है ना बेटा जनरली कोवलेंट होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि जो हमारा लिथियम है ना बेटा, लिथियम का जो साइज है वो साइज क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होने से पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है, राइट। तो होता ये है मेरा बेटा, सिंपल सा चीज है क्या कि लिथियम की अगर मैं डिफरेंट हैलाइड देखूं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो यहां पर देखो कैटायन तो सेम है, माना सबके सब कोवलेंट होंगे, माना, राइट। लेकिन कोवलेंट कौन ज्यादा होगा वो देखने के लिए कैटायन तो सेम है, तो देखना क्या पड़ेगा? अनायन। तुमने फजान सूर में पढ़ा है कि अनायन का साइज जितना बड़ा होता है ना उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है उसकी, और उतना ज्यादा बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब लिथियम आयोडाइड सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा और लिथियम फ्लोराइड सबसे कम होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? यहां पर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। एम आई क्लियर? ठीक है, राइट, फाइन। लिथियम फ्लोराइड तो ऑलमोस्ट आयनिक है, ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है ऑलमोस्ट आयनिक। ठीक है बेटा जी, ऑलमोस्ट क्या है हमारा ये भाई? ऑलमोस्ट जो है ये आयनिक है, राइट। चलिए अब बेटा लिथियम के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जिक्र जो एनसीईआरटी में है वो है बेरिलियम का। देखो थोड़ा सा पी ब्लॉक एस ब्लॉक का माइंड मैप लंबा हो सकता है कंपैरेटिव टू रेस्ट ऑफ द माइंड मैप्स, क्योंकि यहाँ पर
जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं और बहुत फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल छोटे में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बने रहिए साथ में, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बेटा हमारे बेरिलियम के हैलाइड पर। देखो बेरिलियम की रिएक्टिविटी कम है, तो इस मेथड से हैलाइड प्रिपेयर हो जाते हैं, एनसीईआरटी बोलती है हो जाते हैं, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है, मतलब यील्ड अच्छी नहीं आएगी। बेस्ट मेथड है लिथियम फ्लोराइड और क्लोराइड बनाने के, ये जो मैंने नीचे लिखे हैं, ठीक है। सो ये बेस्ट मेथड है आपके लिथियम के फ्लोराइड के लिए, सॉरी बेरिलियम के फ्लोराइड के लिए और बेरिलियम के क्लोराइड के लिए, ठीक है। होता क्या है बेटा कि अगर आप यहाँ पर सॉल्ट ले रहे हैं, अमोनियम सॉल्ट, किसका, बेरिलियम का, तो बेटा ये सॉल्ट है NH4 होल ट्वाइस BeF4। तो जब ये सॉल्ट डिकम्पोज करता है तो क्या देता है बेटा, एक तो ये देता है अमोनियम फ्लोराइड और एक हमें देता है बेरिलियम फ्लोराइड। क्लियर है, राइट। इसको याद रखने की कोई निंजा ट्रिक नहीं है। देखो कुछ रिएक्शन ऐसे है जो तुम्हें रटने पड़ेंगे, तो मैं बोलूंगी इसे रटो, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग है तो इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। कार्बन है रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बनाना हमें यहाँ पर क्या है, हैलाइड बनाना है, राइट। क्या बनाना है, हैलाइड। तो बेटा यहाँ होती है रिडक्टिव क्लोरीनेशन। क्या होती है, रिडक्टिव क्लोरीनेशन। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या कराता है, बेरिलियम ऑक्साइड की रिडक्शन। अब रिडक्शन माने क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो माने रिडक्शन हो रही है, राइट। क्या हो रही है, रिडक्शन। और रिमूव हो किससे रही है बेटा, क्लोरीन से हो रही है। तो बनेगा क्या, यहां बनेगा BeCl2। अब बेटा जिसका रिडक्शन है रिड्यूसिंग एजेंट, वो खुद तो ऑक्सीडेशन करेगा ना, तो ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। चले आगे, चलो अब यहाँ पर बेटा एनसीईआरटी ने एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स बनाने के लिए कुछ और मेथड्स भी दे रखे हैं, एक बार फटाफट से उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है मेरा बेटा, पहला है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम या तो ले लो ऑक्साइड या तुम ले लो हाइड्रोक्साइड दूसरा, या तीसरा ले लो तुम मेटल कार्बोनेट। माने तुम कोई भी ले सकते हो, चाहे तो तुम एल्कली मेटल का क्या ले लो मेरा बेटा, चाहे तुम ले लो ऑक्साइड, चाहे ले लो हाइड्रोक्साइड, चाहे ले लो कार्बोनेट। इन तीनों का रिएक्शन जब तुम HX के साथ कराते हो, माने हेलोजन एसिड के साथ कराते हो, तो जो प्रोडक्ट आता है वो मेटल का हैलाइड ही आता है, माने MX ही आता है। क्लियर है ये बात, ठीक है, राइट। अब देखो यहां पर याद करने का तरीका वही कि मैम M+ देगा, O2- देगा, HX में मैम H+ और X-, तो क्या बनेगा, प्लस के साथ नेगेटिव माने MX, ठीक है। और H+ और O2- क्या बना देगा, H2। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट MOH और H+, HX, तो यहां पर भी सेम लॉजिक। क्या लॉजिक, M+ और OH-, H+ और X-। तो देखो यहां पर क्या होगा बेटा, MX बनेगा और H2O, MX और H2, H+ OH- मिलके क्या बनाएंगे, H2O, ठीक है। सो यहां भी क्या बन जाएगा बेटा तुम्हारा, MX + H2O। एम आई क्लियर, ठीक है। क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, MX बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, मेटल कार्बोनेट + 2HX। यहां पर भी सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये जो है एक तो देगा तुम्हारा M+ और एक देगा क्या, CO3 2-, ये क्या देगा, H+ और X-। मेटल और X- पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, प्रोडक्ट बन गया MX। दूसरा H+ और कार्बोनेट, देखो H+ और CO3 2- मिलके क्या बनेंगे, H2CO3। और कार्बोनिक एसिड वीक होता है, राइट। और क्या करता है मेरा बेटा, ये कभी भी एज इट इज तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये हमेशा H2 और CO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जहां भी कार्बोनिक एसिड बने, याद रखना तुम्हें प्रोडक्ट में क्या बनाना है बेटा, CO2 और H2O बनाना है। क्लियर है, हो जाएंगे प्रोडक्ट याद। चलिए आगे चलते हैं बेटा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इस मतलब चल तो हमारा हैलाइड्स ही रहा है, एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी किसका, एल्कली मेटल्स के, फ्लोराइड्स का और आयोडाइड्स का। ये एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली दे रखा है और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं बात करूं फ्लोराइड्स की, तो देखो मैंने तुम्हें सॉल्युबिलिटी का लॉजिक समझा दिया था। फ्लोराइड है छोटा,
आयन। और छोटे आयन के केस में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? लैटिस एनर्जी। क्या होता है? लैटिस एनर्जी। तो देखो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो बेटा अगर तुम्हारी लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा बेटा? सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर, राइट। डिसाइडिंग फैक्टर फ्लोराइड्स के केस में लैटिस एनर्जी होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब बेटा वही अगर हम बात करें आयोडाइड्स, तो आयोडाइड्स के केस में आप नहीं मान के चलेंगे लैटिस एनर्जी, यहां मान के चलेंगे किसके? हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि तीन में ही मानना है ना, OH माइनस, F माइनस और O2 माइनस। तो यहाँ तो आयोडाइड है, तो यहाँ कौन डिसाइडिंग फैक्टर होगा? हाइड्रेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि केटायन का साइज बढ़ रहा है, राइट। तो क्या लिखोगे? हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेज, सो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीजेज। अब मेरी इस ट्रिक से तुमने एक चीज तो पता लगा ली होगी कि इनमें जो सबसे कम सॉल्युबल है वो ये है, लीस्ट सॉल्युबल है, जो मेरी ट्रिक है उससे, राइट। और इसमें सबसे कम सॉल्युबल कौन सा? ये है, ये लीस्ट सॉल्युबल है। ठीक है, तुमने मेरी ट्रिक से इतना तो एनालाइज कर लिया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर तुमने इतना एनालाइज कर लिया, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, नथिंग इज देयर, ठीक है। तो इसमें तुमने इतना एनालाइज कर लिया है, तो यहां पर अब एनसीईआरटी की लाइन पिक कर रही हूं जिस पर क्वेश्चन आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइंस है। एनसीईआरटी बोल रही है लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड दोनों ही लीस्ट सॉल्युबल है, दोनों ही कम सॉल्युबल है, ठीक है। और मैंने बोल भी दिया लीस्ट सॉल्युबल है, प्रूफ कर भी दिया, राइट। लेकिन एनसीईआरटी ने लिथियम फ्लोराइड के सॉल्युबल ना होने का या कम सॉल्युबल होने का रीजन दिया उसकी हाई लैटिस एनर्जी। क्या बोला है? कि उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। और सीजियम हाइड्राइड के लीस्ट सॉल्युबल होने का रीजन दिया है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है। बेटा यहां पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही थी तो इसकी लीस्ट थी, और यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही थी तो इसकी लीस्ट थी, इसीलिए ये भी नहीं सॉल्युबल होता, ये भी नहीं सॉल्युबल होता। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं किन की तरफ? नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा हम हमारे करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स की तरफ। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर हम हमारे क्लोराइड्स में स्पेसिफिकली एक क्लोराइड जिसकी डिस्कशन करना चाहते हैं वो है बेरिलियम का क्लोराइड। बेरिलियम के क्लोराइड से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहां पर तुमने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि क्या होती है? ब्रिज बॉन्डिंग होती है। क्या होती है बेटा? ब्रिज बॉन्डिंग होती है, राइट। क्या होगी राजा यहाँ पर? ब्रिज बॉन्डिंग। अब देखो अगर मैं बेरिलियम क्लोराइड की बात करूं तो बेरिलियम क्लोराइड क्या है बेटा? बेरिलियम क्लोराइड कोवलेंट है नेचर में, एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बेरिलियम के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तुमने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कैसे कम करता है, या तो बैक बॉन्डिंग से कम करता है या तो ब्रिज बॉन्डिंग से कम करता है, ठीक है। इन दोनों बॉन्डिंग से ही क्या करता है बेटा? वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करता है, राइट। अब यहाँ पर जो बेरिलियम है वो इतनी, बेरिलियम क्लोराइड में जो क्लोरीन है उसमें इतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं होती, राइट। तो वो कैसे अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करता है बेटा? वो कम करता है ब्रिज बॉन्डिंग की हेल्प से, राइट। अब वो समझने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब जो है ये तुम्हारा डाइमर बनाएगा ब्रिज बॉन्डिंग में, कब ये तुम्हारा पॉलीमर बनाएगा, ठीक है। देखो अब बेटा बेरिलियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या है? 1s2 2s2, राइट। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंस शेल में 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है, और 2p तो खाली पड़ा है, ठीक है। अब अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो देखो BeCl2 में 2 कोवलेंट बॉन्ड है, तो तुम्हें 2 आधी भरी हुई ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ तो ये पूरी भरी हुई है ना, तो तुम्हें एक्साइटेशन तो करानी पड़ेगी। तो एक्साइटेशन कराओगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, चला गया, ठीक है। चलो यहां जाने के बाद क्या हुआ? यहां जाने के बाद मैंने देखा कि बेटा अभी भी 2 वैकेंट p ऑर्बिटल हैं, और इन्हीं वैकेंट p ऑर्बिटल के अंदर क्या कर सकता है बेटा? ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेशन कर सकता है, क्योंकि अगर ये अपनी वैकेंट ऑर्बिटल देगा और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, माने सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, राइट, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। यही रीजन है यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग होगी
बेटा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट। तो अगर ये एक वैकेंट ऑर्बिटल देता है तो ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है बेटा डाइमर। लेकिन अगर ये दोनों वैकेंट ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेता है ना ब्रिज बॉन्डिंग में, तो फिर ये बनाता है पॉलीमर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। ओके जी, तो बेटा अब देखो, ध्यान से बात को समझो, सुनो, देखो, परखो, आ जाओ। देखो, अगर मैं बात करूं BeCl2 की, तो ये मोनोमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp होती शेप हो गई लीनियर। ठीक है, खत्म बात। अब मेरा बेटा, मुझे पता है कि इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। सपोज इसका मन है कि यार मैं तो अपनी एक वैकेंट ऑर्बिटल को यूज करता हूं, तो यहां पर ना तुम्हें 2 बेरिलियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे फिर, अगर इसका एक वैकेंट ऑर्बिटल को यूज करने का मन हुआ तो, समझ रहे हो, राइट। अब देखो, क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। तो वो क्या कर सकता है? अब वैकेंट ऑर्बिटल में बेरिलियम की इस इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। सिमिलरली अब देखो, हुआ ये कि जब बेरिलियम को इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, माने इस वाले बेरिलियम की जो ये भूख थी इलेक्ट्रॉन की, वो इस वाले ने शांत कर दी। ठीक है, जो यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट था। तो अब ये वाला बेरिलियम बोलेगा कि यार चल, मैंने तेरी भूख तो शांत कर दी, तो बगल वाले बेरिलियम के क्लोरीन तू भी तो मेरी भूख शांत कर दे, राइट। तो क्या होगा बेटा, इस बगल वाले का इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पर एक अगेन सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, और इसी तरीके से क्या बन जाएगा? हमारा डाइमर बन जाएगा। अब देखो, यहाँ पर बेरिलियम के अराउंड कितनी सिग्मा बॉन्ड्स है? 3 सिग्मा बॉन्ड्स माने हाइब्रिडाइजेशन sp2, और हमारी शेप क्या हो जाएगी बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं किसकी तरफ बेटा? पॉलीमर की तरफ। अब देखिए, अब यहां पर अगर बेरिलियम का मन हुआ कि यार यहां तो उसने एक ही अपनी वैकेंट ऑर्बिटल यूज करी क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी, राइट, लेकिन अगर उसका मन हुआ मैं दोनों यूज करूं तो पॉलीमर बन सकता है। तो यहां पर क्या होगा? ध्यान से देखो, यहां पर मैं 3 मॉलिक्यूल्स ले रही हूं, वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं बट मैं 3 ले रही हूं सिखाने के प्रोस्पेक्टिव से। तो देखो यहां क्या होगा, ठीक है। अब बेरिलियम जो है, अगर अपनी एक वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सपोज इससे ले लिया, क्या करा? सपोज इससे ले लिया, लेकिन वो अपने बगल वाले से भी तो ले सकता था ना, जो साइड में पड़ा होता। अब ये समझ नहीं आया तो सेंटर वाले में और अच्छे से समझ सकते हो, क्या कि ये वाला बेरिलियम इस वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है एक वैकेंट ऑर्बिटल में, और यहाँ पे जो बगल में प्रेजेंट है इससे भी तो ले सकता है ना, ले सकता है, राइट। सिमिलरली ये वाला बेरिलियम इससे भी ले सकता है, और इसके साइड में जो पड़ा होगा वहां से भी ले सकता है। तो यहां पर दोनों वैकेंट ऑर्बिटल यूटिलाइज हुई हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनी है। 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनी तो माने इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा, याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि पॉलीमर है तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर आप इसे हीट करते हैं, लेकिन हीटिंग 1200 केल्विन से कम है, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर टूट के डाइमर बना लेगा। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? यहां पर वेपर फॉर्म में। अब आपका मन हो कि मैं और हीट करूंगा, तो देखो वेपर को हीट करोगे तो दोबारा वेपर ही बनेगी, राइट। लेकिन अब तुमने हीटिंग करी है अबव 1200 केल्विन, तो 1200 केल्विन के ऊपर हीट करने पर डाइमर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? मोनोमर में। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर हमारे कवर हो गया ये टॉपिक। अब बस लास्ट के 10 मिनट और फिर हमारा जो क्लास है वो खत्म करते हैं फटाफट से, क्विकली क्विकली, राइट। तो यहाँ पर देखो, हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद अमोनिया। मैं एल्कली मेटल्स ले रही हूँ क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जस्ट सेम है, राइट। चलो, तो बेटा होता क्या है कि लिक्विड अमोनिया की जब हम बातें करते हैं तो बच्चों को लगता है यार लिक्विड अमोनिया माने अमोनिया को पानी में डाल दिया। अरे नहीं, अमोनिया को पानी में डालते हो तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले रहे, हम अमोनिया को लिक्विफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिक्विफाई करी हुई अमोनिया है। ठीक है, अब मेटल जब लिक्विड अमोनिया के साथ मिलता है, इनका सोल्यूशन बनता है, तो इनके सोल्यूशन में 2 चीजें बनती हैं, एक बनता है सॉल्वेटेड कटायन और एक बनता है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएगा, इधर आओ। मेटल हर बार की तरह
M प्लस की फॉर्म में रिएक्शन करेगा, तो बेटा M को अगर M प्लस में बदलना है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो क्या बना, M प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बन गया। क्लियर है ये बात? क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ओके। अब बेटा जो ये M प्लस अगर अमोनिया के अंदर जाता है, कैटायन पोलर सॉल्वेंट में जा रहा है, राइट, तो देखो अमोनिया भी तो पोलर है, तो वो क्या करेगा बेटा, नाइट्रोजन के थ्रू उसको सराउंड कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। तो यहां क्या हो गई, आयन डाइपोल इंटरैक्शंस, क्या हो गई, आयन डाइपोल इंटरैक्शन हो गई, और इस आयन डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से तुम्हारा क्या बन गया, अमोनिएटेड मेटल। माने ये जो सॉल्वेटेड कटायन है ना, यहाँ सॉल्वेंट अमोनिया ही है और वो मेटल को घेर रहा है, तो कुछ बुक में ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ये सॉल्वेंट है, तो जो ये सॉल्वेटेड कटायन है इसकी जगह वो क्या लिख सकता है, अमोनिएटेड कैटायन भी लिख सकता है। क्लियर है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन भी तो बेटा नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसको ये हाइड्रोजन की साइड से सराउंड कर सकता है, ठीक है। सो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको या तो तुम बोल सकते हो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ मेटल सल्यूट है, अमोनिया सॉल्वेंट है, राइट। तो सॉल्वेंट मेटल और इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर रहा है, तभी हमारा सॉल्वेटेड कैटायन और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। चलिए क्लियर हो गई होगी ये बात, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अब जो तुम्हारा ये सोल्यूशन है किसका, मेटल इन लिक्विड अमोनिया का, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिस पर क्वेश्चन आते हैं, और ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से है इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये जो हमारा सोल्यूशन है, सबसे पहली बात तो ये सोल्यूशन मेरा बेटा कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है बेटा, पहला तो ये रिड्यूसिंग होता है नेचर में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी की रिडक्शन करवा सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इसीलिए क्या है इसका रिड्यूसिंग नेचर है। तो ये जो रिड्यूसिंग नेचर है ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है, याद रखिए, ठीक है, राइट। पैरामैग्नेटिक, बहुत सारे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिज्म, तो ये सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक है। फर्दर इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर तो शो होता ही है, तो इसका कलर भी जो ब्लू है वो इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। तो माने ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ये किसकी वजह से है, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि किसकी वजह से है ये प्रॉपर्टीज, तो आप बोलोगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बेटा ये जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, जहां पे भी आयंस हैं, जैसे यहाँ मेटल और इलेक्ट्रॉन आयंस है, तो वहां पर सोल्यूशन कंडक्टिंग होगा ही क्योंकि चार्ज कैरियर्स है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ये दोनों की वजह से है, किसकी वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और अमोनिएटेड मेटल की वजह से भी। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए सो ये क्वेश्चन आता है। अब बेटा एक और क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि कौन से ऐसे हमारे मेटल्स हैं जो ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते मेरा बेटा, अमोनिएटेड मेटल और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाने वाली, माने किनका सोल्यूशन नहीं बनाया जा सकता अमोनिया के अंदर, तो वो है लिथियम और वो है बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो बेटा ये जो है हमारा नहीं बना सकते मेटल इन लिक्विड अमोनिया का सोल्यूशन। रीजन क्या है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो कैटायन और इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत मुश्किल है, और उसके निकले बिना क्या ये अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन सकता है, नहीं बन सकता बेटा, नहीं बन सकता, ठीक है, राइट। क्लियर है। चलिए अब मेरा बेटा यहां पर एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि कौन शो नहीं करता, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि इस सोल्यूशन में दो केस दे सकता है। क्या दो केस देगा, बोलेगा कि सपोज मैंने इस सोल्यूशन को ना रात भर छोड़ दिया, माने दिस सोल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। अब देखो मेटल और पानी के रिएक्शन से तुरंत हाइड्रोक्साइड बनता है, राइट, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा पोलर है, अरे वो 1 मिनट में H+OH- देता है, समझ पा रहे हो। लेकिन वही अगर हम अमोनिया की बात कर रहे हैं बेटा, तो अमोनिया के केस में क्या है कि यहां पर ये बहुत कम पोलर है, मतलब इमीडिएटली ये अपना कैटायन एनायन नहीं बना सकता। इसका कैटायन एनायन क्या होगा, इसका कैटायन एनायन होगा NH2- और H+, ठीक है। इसका कैटायन एनायन क्या होगा, NH2- और H+, राइट। तो इमीडिएटली ये नहीं देगा, लेकिन हाँ कुछ देर के लिए छोड़ोगे तो दे देगा, ठीक है, राइट, फाइन। और मेटल तो देगा ही क्या, M+,
एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो मेटल और NH2 मिले तो क्या बन गया, MnH2 विच इज मेटल अमाइड। और H+ ने जब भी इलेक्ट्रॉन लेना है वो हाइड्रोजन बनाते हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमेशा कपल करके H2 गैस निकालते हैं, राइट। तो याद करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कैसे बढ़ती है बेटा, कि तुम सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो। क्या कर दो तुम, हमेशा सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो। सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है बेटा, बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। तो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, राइट। अब अगर तुम मेटल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, राइट। लेकिन अमोनिया तो उतने का उतना ही है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देंगे, पेयरिंग करनी शुरू कर देंगे। माने अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और कलर ब्लू से क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर ब्रॉन्ज हो जाएगा। एम आई क्लियर, राइट। चले आगे, चलो। सो ये एक प्रॉपर्टी हो गई है। अब लास्ट चीज जो हमें सीखनी है आज की क्लास में, हम उस पर आ चुके हैं, जो क्या है बेटा, हमारी थर्मल स्टेबिलिटी है। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें किसका आइडिया लेना पड़ेगा बेटा, फाजान्स रूल का, ठीक है। फाजान्स रूल जो है क्या करता है, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, राइट, फाइन। और जो ये कोवलेंट कैरेक्टर है, कोवलेंट कैरेक्टर दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस किस पर बेटा, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन के। ठीक है, माने कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होती है और जितनी ज्यादा अनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है, उतनी ही ज्यादा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये हमने अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया है, राइट। अब बेटा जो चीज समझने की है वो यहां देखो, जो चीज समझने की है वो ये है कि आप अगर कैटायन की पोलराइजिंग पावर देखो, तो कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है उसके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये चार्ज बाई साइज का रेशो है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज बाई साइज के रेशो को चार्ज डेंसिटी, या फिर बोल दीजिए फाई, ठीक है, राइट। तो ये फाई ज्यादा है कैटायन का अगर, तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो बेटा आयनिक कंपाउंड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर डेफिनेटली कम है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैम आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो किससे डिसाइड होती है बेटा, फाई कैटायन से। माने जितना फाई कैटायन का ज्यादा है उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर है, उतना ज्यादा उसमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो माने आयनिक कैरेक्टर फाई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं फाई की बात करूं, चार्ज डेंसिटी, तो बेटा वो साइज की भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि आयनिक कैरेक्टर क्या है, साइज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। बस यही बात सीखने की है। अब यहाँ पर लो फाई हाई फाई का कॉन्सेप्ट ये और थर्मल स्टेबिलिटी खत्म। देखो यहाँ पर मेरा बेटा, अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कैटायंस की बात करूं, तो देखो ग्रुप 1 वालों का डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है बेटा, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी यानी फाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। माने लिथियम का फाई क्या होगा, सबसे ज्यादा, राइट। और इन्हीं को हम बोलते हैं लो फाई कैटायंस। माने इनका फाई कम है, डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, और इन्हें हम लो फाई कैटायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो फाई। अब देखो ग्रुप 2 वालों की बात करूं, तो ग्रुप 2 वालों का क्या है बेटा, चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, राइट। तो इनका फाई ज्यादा होता ही है। क्या होता है, इनका फाई ज्यादा होता ही है मेरा बेटा। तो हम ये बोलते हैं कि ये सारे के सारे क्या है, हाई फाई वाले हैं। क्या है, सारे के सारे हाई फाई। माने हमारे हाई फाई के अंदर कौन कौन आएंगे, लिथियम बेरिलियम से बेरियम, ठीक है। हाई फाई में कौन आएंगे,
लिथियम और बेरिलियम से कौन कौन, बेरियम तक, और लो फाई, लो फाई में आएंगे कौन कौन बेटा, Na+, K+, Rb+ और Cgm+। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए अब बेटा ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी में यूज करूंगी। अब इसको होल्ड पे डाल के पहले थोड़ी सी एक चीज सीख लूं, फिर उसी पे वापस आती हूं। क्या है बेटा, अनायंस। देखो अनायंस दो तरीके के होते हैं, अब क्वेश्चन जहां से आएगा पता चल जाएगा। अनायंस आपको दो तरीके के पढ़ने हैं, एक मोनो एटॉमिक, एक पॉली एटॉमिक, जिसमें एक ही एटम है कैटायन में, वो होता है मोनो एटॉमिक। जैसे आपका F-Cl- Br- I-O2-, ये सारे क्या है, मोनो एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक जिनमें एक से ज्यादा हमारा क्या है बेटा, एटम है। इनफैक्ट डायटॉमिक यानी पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स, ये भी क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक अनायंस होते हैं। राइट, चलिए सो अनायंस कैन बी मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। ओके, अब बेटा अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी जो है तुम्हारी, तुम्हें जज करनी पड़ती है दो अलग अलग केसेस के अंदर। माने तुम्हें ये देखना पड़ता है कि जिस भी सॉल्ट की तुम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना चाहते हो, उसमें जो अनायन है वो क्या है, पॉलीएटॉमिक है या मोनोएटॉमिक है। अगर तुम्हारा जो अनायन है वो पॉलीएटॉमिक है, तो याद रखना थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आयनिक कैरेक्टर के। ठीक है, राइट, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। हमने पढ़ा है कि जो फाई ऑफ कैटायन है उसके क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या कि जिसका लो फाई है वो सॉल्ट का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिस सॉल्ट का हाई फाई है उसका आयनिक कैरेक्टर कम और थर्मल स्टेबिलिटी भी कम। क्लियर है ये बात कि नहीं है, जल्दी बताओ। ठीक है, राइट, चलो अब बेटा एक छोटी सी चीज, जो ये फाई कैटायन है, ये साइज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फाई कैटायन क्या होता है, चार्ज बाय साइज का रेशो। तो इसका मतलब साइज ऑफ कैटायन के फाई कैटायन क्या है, इनवर्सली। तो ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे अगर कैटायन बड़ा है, जैसे जैसे अगर, सुनो 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 ध्यान से सुनो, अगर अनायन क्या है, अनायन बड़ा है और जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ रहा है थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। माने पॉली एटॉमिक अनायंस के अंदर जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। समझ गए कि नहीं समझे, जल्दी बताओ। अब देखो यहां पर क्या है, ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स। तो देखो ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स में कार्बोनेट को देखो, पहले कार्बोनेट है पॉलीएटॉमिक अनायन। अब आओ कैटायन पर, तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब टॉप टू बॉटम कैटायन का साइज बढ़ रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। राइट, तो क्या बोलोगे, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्या बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यही रीजन है कि जो लिथियम का कार्बोनेट है वो तो हीट करने पर डिसोसिएट होके क्या दे देता है, लिथियम की ऑक्साइड प्लस CO2, लेकिन बाकी सारे माने सोडियम का और बाकी सबका ये हीट करने पर ये प्रोडक्ट नहीं देते। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, थर्मली स्टेबल हैं। राइट, सिमिलरली अब यहां देखो ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स अनायन पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक अनायंस में जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली लिखा है ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। सिमिलरली अब कोई भी सल्फेट ले लो, ठीक है, सल्फेट भी पॉलीएटॉमिक अनायन है, तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप क्या करी, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। ठीक है, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट फैक्टर। अगर आपका अनायन है मोनोएटॉमिक, क्या है, अगर आपका अनायन मोनोएटॉमिक, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी लैटिस एनर्जी पर। क्या है, लैटिस एनर्जी पर। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोनोएटॉमिक अनायन के केस में तुमने देखना है कैटायन, अगर कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी।
ठीक है। अब जैसे लिथियम फ्लोराइड है या फिर उसके हाइड्राइड्स है, देखो एल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स ले लिए, इन तीनों में मोनोएटॉमिक आयन है। क्या है? मोनोएटॉमिक अनायन है, राइट। तो कटायन को देखो, इसमें क्या होगा, अगर कटायन का साइज बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप thermal stability decreases and down the group thermal stability decreases। ठीक है बेटा, राइट। तो यही के साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। चलिए, सो इसमें हमारा इतना ही टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। आई रियली होप आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएं और आप बहुत ही अच्छे से अपना पेपर कर पाएं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। माइंड मैप आई होप आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।